हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस 500 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट फर्स्ट वीडियो। और फ्रेंड्स, मैं आपको हर एक सेट में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो जो भी प्रश्न लिए जाएंगे वो सब आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी सेट को जरूर से जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? ऑप्शंस आपके समक्ष हैं। अशोक मेहता समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति, सादिक अली समिति और लास्ट ऑप्शन डी है आपका बलवंत राय मेहता समिति। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था, याद रखिएगा। और 1956 ईस्वी में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था। और आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं का गठन भारत में क्यों किया गया? तो याद रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन के लिए सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस पे ध्यान देना होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस है दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहरी नागरिकता जो है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। दोहरी नागरिकता कहने का मतलब होता है कि एक साथ दो देशों का नागरिक होना। तो ये हमारे यहाँ भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, जो भी इस वीडियो के प्रश्न है सारे प्रश्न सिलेक्टेड है और जो भी सेट अभी आपका आने वाला है हर एक सेट आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी सेट को देखिएगा और जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से याद रहेगा हर बार की तरह इस बार भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। थर्ड नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो हमारे संविधान में टोटल कितने मौलिक अधिकार है दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन भी आप लोगों ने किया होगा अच्छे, क्योंकि एक संविधान का जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया आपका। तो जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया और अभी हमारे यहाँ भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो याद रखना है, ऑप्शन भी आपके 6 सही जवाब हो जाएंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मैंने तो रट रखा है और आपको भी रटना होगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव में भी इस प्रश्न को पूछ देता है दोस्त। 4 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करती है? निर्वाचन के लिए प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करती है दोस्त? ये ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, इन सभी टर्म्स को तो आपको ऐसे ही याद रखना होगा। 4 का आपका अनुच्छेद 324 कहा गया, ऑप्शन डी में है। तो अनुच्छेद 324 जो है वो भारतीय संविधान के निर्वाचन के लिए प्रावधान करती है दोस्तों, याद रखिएगा। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक का जो भी अनुच्छेद है वो सब निर्वाचन से ही रिलेटेड है। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शंस आपके समक्ष हैं, संघ शासित क्षेत्र का, राज्य का, ए और बी दोनों का। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। राज्यसभा में संघ शासित क्षेत्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व होता है दोस्तों, याद रखिएगा। कहीं कहीं आपके एग्जामिनेशन में केवल एक ऑप्शन दे तो उसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक टिक कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो जो भारतीय संघीय व्यवस्था है इसमें केंद्र को जो है दोस्तों वो सर्वाधिक शक्तियां प्रदान है, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, केंद्र को। तो याद रखिएगा, ये सब प्रश्न ऑप्शन देखने वाला नहीं है, केवल याद करने वाला है। फटाक फटाक से याद करके आप प्रश्नों को डील करते जाइए और जिस भी प्रश्न का आंसर आपको याद रहे आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी आप बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, आपको पता है राज्यसभा की बात आई है तो अभी मैं राज्यसभा के बारे में फुल्ली एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। पहले तो बात आई यहाँ पे मनोनीत सदस्य के बारे में, तो याद रखिएगा 12 जो होते हैं वो मनोनीत सदस्य जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। साहित्य के लिए, विज्ञान कला के लिए, समाज सेवा के लिए, खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए क्या होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्य को करते हैं। अभी बात आई है राज्यसभा की, तो मैं आपको बता दूं राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है, ये भी याद रखिएगा।
12 को तो राष्ट्रपति मनोनीत ही कर देते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं आपकी ये है कि आप, पहली बात है कि आप भारतीय नागरिक होना चाहिए आपको, और आपकी आयु कम से कम 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो आयु कम से कम 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए आपकी, और आप एक भारतीय नागरिक हो। तो इतना मैंने आपको बताया। तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। आपके लिए प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है। राज्यसभा के बारे में बात आ रही थी, अभी हम लोग कर रहे थे। तो आपके समक्ष मैंने एक प्रश्न रखा है, आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है। ये आपके लिए रहेगा प्रश्न, जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा। अगला हमारा प्रश्न है, और मैं एक कमेंट को पिन भी करूंगा। 8 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था कहां में? पटना, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। सही आंसर आपका ऑप्शन सी, मद्रास में दोस्तों। कब? तो 29 सितंबर को, 29 सितंबर 1688 ईस्वी को भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। कहां में? तो मद्रास में, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है 9 नंबर। आप लोगों का डिमांड था कि जिस तरह से आप ज्योग्राफी का 500 सेट करा रहे हैं उसी तरह से पॉलिटी का भी होना चाहिए, तो मैं आपके समक्ष लेकर आ गया हूं दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, किस राज्य को विभक्त कर नए राज्य तेलंगाना की स्थापना की गई है? तो आंध्र प्रदेश को विभक्त करके नए राज्य तेलंगाना के रूप में उसकी स्थापना हुई है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपके करेक्ट जवाब हो जाएंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है 10 नंबर कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अर्चना क्या रही है? तो ऑप्शन है राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, या इनमें से सभी। तो मेरे समझ से तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्त, क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तो केंद्र और राज्य संबंधों में प्रमुख अर्चना आपकी राज्यपाल की भूमिका भी रहती है, अनुच्छेद 356 भी, और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता भी रहती है। तो ऑप्शन डी को टिक कीजिएगा, इनमें से सभी। अगला हमारा प्रश्न रहेगा 11 नंबर है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? अभी मैं इस वीडियो को रात के 1:15 पे रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों। अभी समय हो रहा है 1:15, और इस टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, और ये वीडियो सुबह आ जाएगी। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सही आंसर आपका 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, पंचायती राज से। पंचायती राज से आपका 73वां संशोधन संबंधित है। आपको बताना है कि 73 जो 73वां संशोधन हुआ वो कब किया गया, 1992, 1991, 1993 कब हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है 12 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 12 नंबर देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ये सब तो आंख बंद करके जवाब देने वाला प्रश्न है, ऑप्शंस को देखना क्या है, बस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, इस तरह से याद कर लेना है। 13 नंबर हमारा है कि भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? और ये सारा का सारा वीवीआई सेट चल रहा है दोस्त, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। जितने भी सेट आएंगे सारे सेट को देखना है। हालांकि 500 क्वेश्चंस को करके ये सेट आपका स्टॉप हो जाएगा। तो अभी आपका सेट 1 चल रहा है, इसी तरह से आपके सेट 2 आएंगे। सेट 1 में मैं आपको 50 क्वेश्चन अभी कराने वाला हूं, सेट 2 में भी आपको इसी तरह से प्रश्न कराए जाएंगे। प्रश्न आपका है कि भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह और आई.के. गुजराल। सही जवाब आपका 13 का बिल्कुल ऑप्शन भी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई आपके बने थे। तो ऑप्शन भी आपके सही जवाब। अगला हमारा प्रश्न है 14 नंबर को देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद से संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वीवीआई के तौर पे इस सब प्रश्नों को रखिए। तो अनुच्छेद वाले प्रश्न तो आपके एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो ऑप्शन बी आपके अनुच्छेद 108 आपको याद रखना होगा, अनुच्छेद 108। बिल्कुल आपके सारे प्रश्न सही हैं, आप लोग सही कर भी रहे होगे, और जो जिनको न याद रहे ना आप लोग जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये वीवीआई प्रश्न चल रहा है आपका। 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो याद रखिएगा 15 का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग पहले इसका नाम था योजना आयोग, तो ये गैर संवैधानिक संस्था है दोस्तों, याद रखना है। तो ऑप्शंस आपके नीति आयोग सही जवाब हो जाएंगे। वित्त आयोग था, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग। तो सही आंसर आपका नीति आयोग हो जाएगा। अभी मैंने प्रश्न को सेट किया कुछ देर पहले, तो मुझे सारे प्रश्नों का आंसर तो मुंह पे याद ही है। 16 नंबर है, बिना ऑप्शंस को भी मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शंस को एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में अच्छा लगे।
भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? सही आंसर प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान के आत्मा कहा जाता है, यानी संविधान की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तावना आपके सही जवाब हो जाएंगे। तो याद रखना है आपको 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 17 नंबर, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन पे आप गौर फरमाइए। डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, कोई नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? हिंदी को भाई। तो ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। हिंदी को संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया था। बहुत ही कम समय में मैं आपको 50 क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा ताकि आपका समय भी कम लगे, आपको सारे प्रश्न अच्छे से याद भी हो जाए और आपको मजा भी आ जाए। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो पता है आपको 1945 से ही अपना देश भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। तो ऑप्शन है आपके सही जवाब 1945 दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किस नेता से संबंधित है? पता है ना, ये जब अपना देश आजाद हुआ था उसी की रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ वो। तो सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। फिर अगला हमारा प्रश्न है 21 नंबर, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र जो है वो किस राज्य का अंग है? तो गुजरात आपके सही जवाब हो जाएंगे। गुजरात जो है वो सौराष्ट्र राज्य अंग है। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो गुजरात का। और कहता है हमारा प्रश्न कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? एक ध्रुवीयता आपको पता है, दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, फिर एक ध्रुवीयता भी आ गई थी, मतलब एक ही रह गया था। वो कौन था? आपका अमेरिका। तो याद रखना है अमेरिका आपके सही जवाब हो जाएंगे। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम रहा? अमेरिका दोस्तों। मजा आ रहा होगा सभी को। और आप लोग प्रश्नों को बताइएगा कैसे लगते हैं आपके प्रश्न, सिलेक्टेड टाइप प्रश्न लग रहे हैं या नहीं, क्योंकि सारे प्रश्न अभी मैंने सिलेक्ट किया है भाई। 23 नंबर है, दक्षेस यानी सार्क में कितने देश हैं? तो वर्तमान की बात की जाए तो अभी वर्तमान में आपके सार्क में 8 सदस्य देश हैं। याद रखिएगा कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। मैंने आपको भी बोला था कि आप भी रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दक्षेस सार्क में कितने देश हैं? तो 8 हैं। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो याद रखिएगा, ऐसे मैंने याद कर लिया है, आपको भी ऐसे याद कर लेना होगा, क्या पता आपके एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आ जाए। 24 नंबर है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल आपके 15 होते हैं, तो 10 अस्थायी होते हैं, 5 आपके अस्थायी होते हैं। तो ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएगा। 5 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं। देखिए अस्थायी की बात की जा रही है, तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? ऑप्शन है आपके 5 हो जाएंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर, पूना पैक्ट संबंधित था, किससे संबंधित था पूना पैक्ट जी? ऑप्शंस को देखिए, दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक विकास से या शैक्षणिक सुधार से। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। पूना पैक्ट हमारा जो था वो दलित वर्ग से संबंधित था। आपको पता है भीमराव अंबेडकर का नाम आपने पूना पैक्ट में जरूर पढ़ा होगा, तो ये दलित वर्ग से संबंधित आपका ये था। तो पूना पैक्ट आपको याद रखना होगा। फिर अगला हमारा प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ से तो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में भर भर के पूछे जाते हैं। मतलब हर एग्जाम में, जितना भी आज तक एग्जाम हुआ है आपके बोर्ड में, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रश्न किसी साल ना पूछे। कभी पूछता है स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक तो अंग है। तो इस तरह से प्रश्न बहुत ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ से आपके पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 111। शब्द लगभग 10,000 हैं। शब्द कितने हैं? 10,000। और अध्याय कितना है दोस्तों? तो अध्याय 19 है। अगर अध्याय की बात आएगी तो अध्याय में आप 19 लगाइएगा, और अगर बात आएगी कितनी धाराएं हैं तो आपकी 111 धाराएं हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न रहेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? यानी कि विधायी संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं भाई, हम लोग को याद रखना है अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में यह बात की गई है, विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन हमें इनमें से कोई नहीं। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने डी लगाया होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 43 को 45 कर देते हैं हम लोग, क्योंकि ऑप्शन है यहाँ पर मिस्टेक हो गया है हमसे ही। तो 245 से 255 होगा, याद रखिएगा किस अनुच्छेद के तहत? तो 245 से 255 दोस्तों। तो अनुच्छेद वाले प्रश्नों को आप ध्यान पूर्वक याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न पूछ देना, मुख्यमंत्री निर्वाचित होते हैं या नियुक्ति किए जाते हैं? तो याद रखिएगा, देखिए नियुक्ति यहाँ पे स्पष्ट आपको प्रश्न में दिख रहा है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? 28 का आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल। याद रखना है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल आपके
करते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अधिकार आपको दिए गए हैं 6, लेकिन कर्तव्य दे दिए गए हैं 11, यानी कि 6 11। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो 6 और मौलिक कर्तव्य आपके कितने हैं तो 11। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दोस्तों? ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे 11। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य आपके टोटल 11, कंफ्यूज मत होइएगा। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में अंतर है। मौलिक अधिकार आपके केवल 6 हैं, लेकिन आपके मौलिक कर्तव्य आपके टोटल 11 हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, देखिए 30 नंबर, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? बताइएगा आंसर। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो 30 का आपका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन ए राज्यपाल। याद रखिएगा, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख आपके राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? शहरी स्थानीय शासन से कौन सा संविधान संशोधन आपका जुड़ा है? तो ऑप्शन बी आपके 74वां हो जाएगा। याद रखिएगा, ये शहरी संविधान संशोधन स्थानीय शासन से जुड़ा है। फिर अगला हमारा प्रश्न कहता है कि किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर डाली थी? तो इंदिरा गांधी ने, जून का महीना था, 1975 में आपातकाल की घोषणा कर डाली थी। तो याद रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, लास्ट में जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपको याद हुए और इंपॉर्टेंट लगा या नहीं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व के, अगर राज्य नीति निर्देशक तत्व की बात आए ना, तो भाग 4 को आप टिक आउट करके निकलते बनिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय के साथ, व्यय के साथ, आय एवं व्यय के साथ, या कोई नहीं? तो बिल्कुल ऑप्शन सी, बजट का जो संबंध होता है वो आय एवं व्यय दोनों के साथ होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है भाई, ये वीवीआई सेट है। अब मत कहिएगा कि हमें वीवीआई क्वेश्चन दे दीजिए। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो भारत में अगर वित्त आयोग की बात की जाए तो ऑप्शन ए 5 वर्षों का कार्यकाल होता है वित्त आयोग का। तो याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो दोस्तों, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष आपका, 6 वर्ष याद रखना है। ऐसा नहीं कि 5 वर्ष लगा लीजिए। बिहार विधान परिषद की बात आ जाए तो 6 वर्ष आपको, मैंने देखा है यहाँ पे मोटे मोटे अक्षरों में मैंने लिख दिया है 6 वर्ष। अगला हमारा प्रश्न है, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? पहले भारत में एक ऐसा राज्य था जिसका अपना संविधान भी हुआ करता था, और वो राज्य था आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब, जम्मू और कश्मीर। तो ऑप्शन देखने की आवश्यकता है नहीं, आंसर को हम लोग करते चल रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है 38 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? रटा रटाया प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो 38 का सही जवाब आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला हमारा देखिएगा 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? भैया देखिए, प्रश्न को बार बार पूछता था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, अब पूछ दे रहा है ना कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई। तो वही ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न देखिएगा 40 नंबर, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे, एम एस स्वामीनाथन जी भारत में हरित क्रांति के जनक थे। अगला हमारा प्रश्न है 41 नंबर, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति की बात आ रही है दोस्तों, तो ऑप्शन सी प्रतिभा देवी सी पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सी पाटिल वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 42, देखिए, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? तो जनता पार्टी सत्ता में आई थी कब? तो याद रखना है 42 का भी ऑप्शन भी आप लोगों ने बखूबी किया होगा, 1977 ईस्वी। तो करते चलिए, मैं आपके पीछे पीछे बताते चल रहा हूं। आपके वीडियोस प्रीमियर हो रही होगी तो आप जरूर से जरूर देखिएगा। 43 नंबर है, 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? 2015 की बात की, 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन चल रहा था ना, तो राजद ने सर्वप्रथम सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की थी। तो सबसे बड़ा जो आपका प्रथम स्थान पर आपका राजद आया था, जिसे आप राष्ट्रीय जनता दल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जेडीयू जो होता है वो आपका जेडीयू भी, और राजद यहाँ पे है, राजद याद रखना है, ऑप्शन डी लालू यादव की पार्टी। अगला हमारा प्रश्न है 44 नंबर, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो 18वां हुआ था, देखिए काठमांडू में हुआ था, इसीलिए इतना फेमस है। तो 18वां जो सम्मेलन हुआ था वो काठमांडू में आपका हुआ था। फिर अगला हमारा प्रश्न कहता है कि सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया था? देखिए, सीटीबीटी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। तो सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया था? तो 1996 में। ऑप्शन में है क्या?
बिल्कुल है, ऑप्शन बी को हम लोग टिक आउट कर देंगे 1996। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। अब दूसरा सफल परमाणु परीक्षण तो भैया 1998 ईस्वी में किया गया, तो याद रखिएगा 1998 आपके ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे। पहला कब हुआ था, 1974। वेरी गुड, याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है 47 नंबर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा सारे प्रश्नों को। 48 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। युथांत जी, युथांत जी। ऑप्शन भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, तो मैंने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के साथ साथ मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी इंक्लूड किया था दोस्तों। तो इसी तरह से सेट आपकी आती रहेगी। अभी हम लोग 48 प्रश्नों को कर चुके हैं। 49 नंबर है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी के प्रधान आपके सरपंच जी हो जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, सरपंच। और फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और लास्ट यही नहीं होता है, हम लोग का और भी सेट आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट नहीं है, इस वीडियो का लास्ट है बस। 50 नंबर है, सेट हमारा चलते रहेगा। राज्यों के पूर्ण गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राज्य पूर्ण गठन आयोग, राज्य पूर्ण गठन अधिनियम, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बार बार सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति फजल अली जो थे राज्य पूर्ण गठन आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों। तो याद रखिएगा, मैंने इस सेट में आपको टोटल 50 प्रश्न कराए। और दोस्तों जाइए नहीं, रुकिए जरा, सब्र कीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार कम से कम, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ अपना प्यारा सा कमेंट दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। कुछ तो आप पढ़ाई कीजिए, जो भी करना है आपको थोड़ा कर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, मैंने आपके लिए कमेंट खाली रखा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी सेट वीडियो आएगी देखते चलिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, सर्च कीजिएगा SOFT सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार। और जो लोग कमेंट करेंगे मैं समझ जाऊंगा कि वो लोग क्या है लास्ट तक इस वीडियो को देखे हैं। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में हमारी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।